10th स्टैंडर्ड को फिर से गुड मॉर्निंग। और पर्यावरण संवर्धन इस विषय में हम कुछ बातें सीखने जा रहे हैं और ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो नया पाठ हमने शुरू किया, उस पाठ के अंतर्गत हम ये बातें देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए, जिसको कहते हैं पर्यावरण के नियोजन के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले पर्यावरण का संवर्धन। संवर्धन मतलब उसकी सुरक्षा, उसकी वृद्धि और उसमें जो उसके पर्यावरण के प्रदूषण के मार्ग में आने वाली रुकावटें, उन्हें किस प्रकार से दूर किया जाए। तो इसके अंदर दो घटक होते हैं जो प्रदूषण फैला सकते हैं या उसके मार्ग में रुकावट आ सकती है, और वो है प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। जब इनका असंतुलन हो जाता है, मतलब अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं, अपेक्षा से कम हो जाते हैं, तो दोनों भी अवस्था में संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसे अवस्था में फिर पर्यावरण का जो अस्तित्व वो धोखे में आ जाता है। और इसीलिए हमें ये जान लेना जरूरी है कि प्राकृतिक घटक कौन से हैं और मानव निर्मित घटक कौन से हैं जो पर्यावरण के संवर्धन में, उसके सुरक्षा में, उसके अच्छे बनाए रखने में बाधक है। तो ये चार्ट हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और आपको मैंने कॉपियों में हल करने के लिए भी कहा है कि प्राकृतिक घटक कौन से, मानव निर्मित घटक कौन से, ये आपने याद कर लेना है। जैसे अभी देखिए, पहला है भूकंप, फिर आता है ज्वालामुखी, ये बाढ़, फिर आता है दावानल। दावानल का मतलब है जंगल में लगने वाली आग, दावानल कहलाती है। फिर अकाल, सूखा भी अकाल हो सकता है, गीला भी अकाल हो सकता है। मतलब बहुत बारिश हो गई तो भी गीला अकाल कहते हैं, बिल्कुल बारिश नहीं, सूखा अकाल। तूफान, सुनामी, ये सब घटक जो है वो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं जिसके कारण पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है। जबकि मानव निर्मित के अंतर्गत अगर हम जाएंगे तो हम जंगल तोड़ना, फिर है हवा, फिर जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, फिर शहरीकरण, फिर है उसके बाद आता है औद्योगिकरण, फिर आपका आता है पुल बनाते हैं, बांध बनाते हैं, और आतंकवाद या जिसको नक्सलाइज या नक्सलवाद भी हम कहते हैं। तो इसके कारण जंगल में, या हम कहेंगे कि जो हरे भरे भाग है उसमें, उसके संवर्धन में, निर्मिति में नुकसान या बाधा निर्माण हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो आकृति कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इस पर आकृति 4.3 है। ये आकृति कहाँ की है या किस प्रकार का प्रदूषण ये फैलाती है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो दिल्ली का घना कोहरा, इसके बारे में दिखाया गया है। सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में ठंड के दिनों में विशेष करके 2-3 बजे तक भी सूरज दिखाई नहीं देता, और दिल्ली प्रदूषण के बारे में बहुत ही आगे पहुंच चुका है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित नगरों में से एक दिल्ली है, मुंबई है, या पूना भी पड़ चुका है। तो ये घना अंधेरा नहीं है, बल्कि ये प्रदूषण के कारण जो काला रंग का धुआं है जो कोहरे के साथ मिलकर अंधेरा निर्माण कर रहा है। तो ये उसकी एक ज्वलन समस्या है। दूसरी बात, यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रही है जिसके अंदर ट्रक में से कचरा उड़ रहा है या फेंका जा रहा है। ये कचरा भी क्या करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये दोनों भी जो बातें हैं, कोहरा कहिए, कोहरा तो ये मानव निर्मित नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मिलने वाला धुआं है जो वाहनों से निकलता है, वो इसे प्राकृतिक के में क्या करता है, वो प्राकृतिक के साथ मानव प्रदूषण को भी मिलाकर फैल जाता है। तो इस प्रकार से प्रदूषीकरण में इन दोनों बातों का मिल जाना, अर्थात भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म, ये मानव के निर्मित होंगे, और इसके कारण क्या होता है कि ये प्रदूषण फैलता है। लेकिन उसमें एक और महत्वपूर्ण घटक है, वो जनसंख्या का विस्फोट। सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या का विस्फोट होते जा रहा है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि शहरीकरण ज़्यादा हो गया, अर्थात लोग गाँव से शहरों की ओर जा रहे हैं क्योंकि रोजगार व्यवसाय ज़्यादातर अब शहरों में, और सुविधाएं भी अब शहरों में हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अब खेती करना इतना आसान नहीं रहेगा। इस अवस्था में
लोग जब शहर की ओर भाग रहे हैं तो फिर शहर की संख्या बन रही है, और जब शहर की संख्या बढ़ेगी उसका नियोजन करना कठिन हो जाएगा, तो फिर निश्चित ही वाहन की संख्या बढ़ेगी। वहाँ की जो आजू बाजू की हरियाली काट दी जाएगी, जैसे पुणे में आप देख रहे हैं यहाँ की टेकड़ियाँ भी काट दी, वहाँ पर भी सब बस्तियाँ बस गई है, शहर का विकास बढ़ते चले जा रहा है। आज मुंबई से भी ज़्यादा वृद्धि और क्षेत्रफल में पुणे आगे चले गया। तो इससे पता लग जा रहा है आपको कि पुणे जो है, या मुंबई कहिए या कोई भी शहर कहिए, ये क्या करता है, प्रदूषण फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो उसमें कारण है जनसंख्या का विस्फोट, और उसके कारण क्या हो रहा है, जंगलों की कटाई, अंधाधुंध प्राकृतिक साधनों का उपयोग हो रहा है। सभी लोग जानते हैं कि पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो पानी ज़मीन में से नलकूपों के द्वारा खींचा जाता है, जिसके कारण जल का स्तर भी नीचे गिरते चले जा रहा है। जंगल कट जाएंगे, खेत की जगह पर इमारतें और सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए जाएंगे इमारतों के रूप में, तो फिर क्या होने वाला है, यही होने वाला है कि प्रदूषण फैलेगा और पर्यावरण के संवर्धन में बाधा निर्माण हो जाएगी, और इसके कारण आज बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो रही हैं। तो अब प्रदूषण में कौन कौन सी बातें होती है ये भी जान लेना जरूरी है। सभी हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे कि प्रदूषण में क्या होता है, वायु प्रदूषण, एक जल प्रदूषण और एक भू प्रदूषण, ये 3 प्रदूषण होते हैं। आप सबसे पहले अगर आप हवा प्रदूषण में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब बातें। उसके अलावा ठोस, हवा में भी ठोस कण पाए जाते हैं, धूल के कण, धुआं, राख, कार्बन, सीसा, एस्बेस्टस जैसे कण पाए जाते हैं। उसके और फिर जल प्रदूषण में और फिर ये वायु प्रदूषण में जो घटक पाए जाते हैं वो इस प्रकार से कि जैविक घटक, कार्बनिक, अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं, जिसमें फिर से जल प्रदूषण में शैवाल, जीवाणु, परजीवी, अकार्बनिक घटक के अंदर वायु, धूल, मिट्टी, ये सब आपको ऑलरेडी लिखाया गया है, तो ये सब आपने याद भी कर लेना है। फिर स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं हवा प्रदूषण में, हवा में प्रदूषण कहाँ से फैलेगा, कारखाने जो तेल शुद्धिकरण के कारखाने करते हैं, जैसे आप मथुरा में चले जाएंगे या सूरत में चले जाएंगे तो वहाँ तेल शुद्धिकरण के कारखाने हैं, तो उसमें से क्या होता है, शुद्धिकरण के पश्चात अशुद्धताएं हवा में छोड़ दी जाती है, पानी में छोड़ दी जाती है, ज़मीन पर छोड़ दी जाती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण बहुत तीव्रता से बढ़ता है। ताप विद्युत केंद्र जहाँ पे बिजली की निर्मित होती है कोयले के द्वारा, वहाँ से भी धुआं, राख आकाश में छोड़ी जाती है। कागज़ के कारखाने, उसमें से भी जल और ठोस पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं। कपड़ों के और सीमेंट के और पत्थर तोड़ने के जो है धातु निष्कर्षण मतलब शुद्धता, ये सब कारखानों में क्या होता है, वायु का प्रदूषण फैलता है। वैसे ही ठोस प्रदूषण और वैसे ही आपको भू प्रदूषण भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के प्रदूषण के घटक परीक्षा में पूछे जाते। परिणाम क्या होगा, वायु प्रदूषण के कारण क्या होगा कि मानव लोगों को स्वास्थ्य पर, विशेष करके श्वसन संस्थान और वनस्पति और प्राणी पे उसका परिणाम होता है। फिर अम्लीय वर्षा, आप जानते हैं कि आकाश में जो धुआं जाता है तो उसमें जो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और ये पानी के साथ ज़मीन पे आकर गिरता है, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। वैसे ही जल प्रदूषण के कारण क्या होगा कि जलजन्य रोग निर्माण हो जाएंगे और महामारी फैलती है, जलचर की मृत्यु हो जाएंगे, मछलियाँ या उसमें जो पाए जाने वाले जो लाभदायक और जो जल को सुरक्षित करने वाले या प्रदूषण मुक्त करने वाले कीटाणु भी, या हम कहेंगे जो जीवाणु होते वो भी मर जाते हैं। और इस प्रकार से भू प्रदूषण के अंतर्गत भी तापमान वृद्धि हो जाएगी, ज़मीन में का तपन मतलब झीज दिया जिसको हम कहेंगे कि टूटना प्रारंभ हो जाएगा, उर्वरकता समाप्त हो जाती है, वनस्पति और फसल की वृद्धि में रुकावट निर्माण हो जाती है, पोषक पदार्थ की कमी हो जाती है जो ज़मीन से किस में मिलते हैं, सभी अपने खाद्य पदार्थों में, जिसको हम कहेंगे कि फसलों में जाके मिल जाते, वो भी अब न रहने के कारण ये सब समस्याएं निरंतर निर्माण होते चली जाती है। तो इस प्रकार से हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण की ये तुलनात्मक अध्ययन से आपको सभी बातें एक साथ एक जगह पर मिल जाएगी, जो आपको दिखाई गई है वो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये अपन ने 9वीं में भी पढ़ा है, तो इसके अंदर रेडियो प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण के अंतर भी प्राकृतिक भी हो सकता है और ये भी मानव निर्मित भी हो सकता है। कुछ
जो पदार्थ होते हैं जो विकिरण के कारण बाहर अल्ट्रावायलेट किरणें किरणें छोड़ती है। अभी सभी लोग जानते हैं कि एक्सरे, अणुभट्टी, इससे भी बड़ी मात्रा में किरणें निकलती है। जैसे हम लोग एक्सरे कहते हैं कि हड्डी टूट गई तो हम एक्सरे करने को जाते हैं, उसमें से भी निकलती है। इसलिए लोगों को उस मशीन में आने नहीं दिया जाता। या MRI वगैरह हम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी किरणें छोड़ी जाती है। उस किरणों के द्वारा हमें क्या होता है कि हमारे अवयव की जो जो भी अव्यवस्था है या जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो ध्यान में आते। तो क्या होता है, देखिए पहला मुद्दा है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण एक्सरे के जो किरणें होती है वो अतिनील किरणें कहलाती है, और इसके कारण अल्सर, कैंसर संलग्न अल्सर का निर्माण होता है। अल्सर का मतलब गांठ निर्माण हो जाती है पेट में जो होती है। दूसरा है इसके ऊतकों का नाश हो जाता है। शरीर में जो ऊतक होते हैं, जो हमारे आपको सभी को मालूम है कि कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से फिर अवयव बनते हैं। तो ऊतक ही नाश हो जाएंगे तो कोशिकाएं और साथ में अवयव भी सुरक्षित नहीं रह सकते। उसके बाद जनुकीय परिवर्तन होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं अपन लोग। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे जो शरीर में जनुकीय परिवर्तन के कारण जो बाधाएं निर्माण या उससे संबंधित बीमारी निर्माण हो जाती है। दृष्टि, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी और उसमें भी बाधा निर्माण हो सकती है। तो इस प्रकार से रेडियोधर्मी प्रदूषण जो प्राकृतिक भी हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो, ये मानव के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। तो फिर अब उसकी आवश्यकता भी आपको जरूरी है। अब इन दिनों में सिर्फ लोगों को बचाना या लोगों के खाद्य पेय की व्यवस्था करना इतना पर्याप्त नहीं है, परंतु पर्यावरण को अगर आपने सुरक्षित रखा तो ही मनुष्य सुरक्षित रहेगा। सभी लोग जानते हैं कि सूर्य सर्वत्र महत्वपूर्ण घटक है। सूर्य के कारण वनस्पति, और वनस्पति के कारण वनस्पति पर निर्भर सजीव रहते हैं। अगर वनस्पति ही नहीं रही इस कड़ी में तो फिर आगे कोई भी मनुष्य या प्राणी जीवित रहने वाला नहीं है, ये भी जान लेना जरूरी है। इसलिए वनस्पति का संरक्षण या पर्यावरण का संरक्षण ही मानव का संरक्षण भी है। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रभावी जन आंदोलन शुरू हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए। सरकार ने भी उसके बारे में सोचना शुरू किया। बहुत सारे उसके बारे में लोगों में जागरूकता निर्माण की गई। उसके अलावा भी आप पढ़ाई में पढ़ ही रहे हैं, और ये पढ़ाई में भी आ गया अपना यह विषय सिर्फ पर्यावरण से संबंधित नहीं रह गया, तो विज्ञान से संबंधित भी हो गया। और उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों पर भी जोर देना जरूरी है। अर्थात हमारी नैतिकता सिर्फ एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना नहीं, बल्कि वृक्ष और जो अपने आजू बाजू में जो पर्यावरण है उसको, उसका सम्मान करना, उसका सुरक्षा करना भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बन चुकी है। और अगर आज हमने इसका सुरक्षा किया तो आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियों को इसको हम प्रदान कर देंगे। आज हमने उसका पूरा इस्तेमाल कर दिया तो आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित या स्वस्थ पर्यावरण दे नहीं सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर आ पड़ी है। तो इसलिए भारत सहित विश्व के सभी विकसित विकासशील देशों ने पर्यावरण की जिम्मेदारी को स्वीकार किया और इसके बारे में कार्य करना शुरू कर दिया है। और इसी के अंतर्गत पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्या है, ये तालिका हमेशा पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके कुल मिला के 6 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ऊपर जो दिखा रहा है बाईं तरफ कि प्रदूषण मुक्त जल, हवा, भूमि बनाए रखने हेतु, मतलब प्रदूषण आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जल, वायु और भूमि प्रदूषण। तो इससे इसको प्रदूषण मुक्त बनाना। नंबर 2 उसी के ठीक नीचे पीले में लिखा है प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए भी पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन। सभी लोग जानते हैं कि जैव विविधता के कारण ही बहुत सारे जो चेन कहते हैं, श्रृंखलाएं जो रहती है वो पानी के अंदर है, भूमि के ऊपर है, हवा में है, और इसकी कोई भी कड़ी अगर टूट गई तो पूरा वो क्रम बिगड़ जाता है और उसके कारण सभी प्राणियों की या वनस्पति की पर्यावरण की हानि होती है। तो इसके लिए प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता का भी संरक्षण और संवर्धन करना जरूरी है। ऊपर की तरफ लिखा है कि पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन करने हेतु
उसके बाद है 5वां मुद्दा, प्राकृतिक और मानव निर्मित समस्या का निराकरण। बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं हैं जिसका निराकरण पर्यावरण के द्वारा ही हो सकता है, ये भी जान लेना ज़रूरी है। जैसे इन दिनों में अगर कोरोना ये सब बातें हैं, तो आपने देखा कि जैसे लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिया, पर्यावरण शुद्ध हो गया, हवा शुद्ध हो गई, पानी में शुद्धता आ गई। तो ये सब बातें, इसका मतलब अशुद्धता फैलाने वाला कौन है? अशुद्धता फैलाने वाला मनुष्य ही है। उसके अलावा आखिरी मुद्दा है कि यहाँ पर कि अगली पीढ़ी को उत्तम और शाश्वत जीवन देने हेतु, यस, अगली पीढ़ी हमारे द्वारा ही निर्मित होने वाली है। अगर हमारे द्वारा निर्मित होने और हम उसको कुछ नहीं देंगे, पैसा दे के काम नहीं चलेगा, बिल्डिंग दे के काम नहीं चलेगा, हमें उसे जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, आसपास शुद्ध हवा के लिए वनस्पति और पर्यावरण, ये भी देना अनिवार्य है। और ये देने के लिए हमें कोशिश करनी भी पड़ेगी, और वो कोशिश ही पर्यावरण संवर्धन के अंतर्गत आती है। उसके अलावा ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य और पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण नाता है। भले ही हम शहरों में रहें, हम इमारतों में रहें, लेकिन फिर भी हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि शहरों में प्राप्त होने वाला पानी ये कहाँ से आता है? ये पर्यावरण से ही आता है। शहरों में प्राप्त होने वाली शुद्ध हवा कहाँ से आएगी? आजू बाजू के पर्यावरण से आता है। हम शहरों में रहने वाला भोजन कहाँ से आता है? शहर में नहीं उगता, वो गाँव ग्रामीण क्षेत्र से ही आता है। अर्थात भले ही हम शहर में जीवन जिए, परंतु बहुत सारी बातों पर हमें ग्रामीण भाग पे ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इसके लिए ये बात भी समझ लेना जरूरी है। तो इसके लिए मनुष्य बुद्धिमान है, स्मरण शक्ति अच्छी है, कल्पना शक्ति अच्छी है, अपना श्रेष्ठ स्थान उसने बनाया, लेकिन लालची प्रवृत्ति है कि मुझे, मेरे परिवार को सब कुछ मिले, और उसके लिए कितना भी दूसरा का नुकसान भी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन मेरा पेट, मेरा घर और मेरी बैंक भरी होनी चाहिए। ये लालसा ने क्या किया? उसको लालची बना दिया, और उसके कारण उसने बिना सोचे समझे अंधाधुंध जो पर्यावरण में जो सिर्फ मुफ्त में मिला है उसकी कटाई और उसका शोषण प्रारंभ कर दिया, जिसका नतीजा आज संपूर्ण विश्व को, और विशेष करके जहाँ पे ज़्यादा शोषण हुआ उस भाग को सहन करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये संतुलन बिगाड़ने का काम कोई परराष्ट्रीय या शत्रु ने नहीं किया, हम लोगों ने ही किया हुआ है। तो इसलिए सुधरना हमको है, और अगर हम सुधर गए तो निश्चित ही हम संरक्षण के बारे में सोचेंगे, और सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, तो उसमें हमें हाथ बटाना भी पड़ेगा। और इसीलिए बार बार सरकार योजना बनाती है, स्कूल में भी प्रयास किए जाते हैं कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ। आपने जगह जगह पे अपने शहरों में देखा है कि सब जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। आप सैनिटाइज़र से लेके मास्क से लेके सोशल डिस्टेंस, ये सब बातें कहाँ से आई? ये सब बातें यही बताती है कि हमें अगर स्वच्छ बने रहे, साफ़ सुथरे रहे, तो ही सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसके लिए अब आपने देखा सुंदर पुणे, स्वच्छ पुणे कहते हुए जगह जगह पर दीवारें और ये सब बातें सुंदर सुंदर चित्रों से रंगी हुई है। कारण क्या है? अब मनुष्य को, विशेष करके भारतीयों को स्वच्छता का महत्व समझ गया कि स्वच्छता सिर्फ रखने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है, और आजू बाजू का वातावरण अगर स्वस्थ रहे तो मानसिक स्वास्थ्य भी हमें प्राप्त होता है। और इसके लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं। 1980 वन संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत वनों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने खोदकाम का मतलब है कि खदानें जिसमें से पत्थर मिलते हैं, जिसमें से कोयला मिलता है, खदानों से खनिज पदार्थ मिलते हैं, ये भी बगैर परमिशन के आप नहीं ले सकते। अगर ऐसा पाया गया तो उन्हें 15 दिन की कैद की सज़ा या दंड, जेल भी हो सकती है। फिर उसके बाद और कड़ा नियम 1986 में बना दिया, और उसके अंतर्गत पर्यावरण की हानि करने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले जितनी भी संस्थाएं या व्यक्तियों को इस नियम के अंतर्गत लेते हुए उन्हें उद्योग के मापदंड और ये सब बातें पर साइन करना पड़ता। और अब जो 15 दिन का स्थान पर 5 वर्ष तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसे नियम बना दिए गए। नियम बनाने का तात्पर्य यही था कि लोगों में
इसके प्रति जागरूकता निर्माण होए। उसके अलावा उन्होंने और कुछ नियम और बनाए, और उसमें भी धारा 49A में प्राणियों का व्यापार करना, 49B में प्राणियों के चमड़े और अवयव का व्यापार करना, और क में 49 में व्यापारी के पास अगर ये बातें प्राप्त की, दुर्बल प्राणी, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग शेर के चमड़े या हाथियों के दांत इस प्रकार के जमा करके रखते हैं, ये घोषित कर पाया गया तो उन्हें कड़ी दंड भी मिल सकता है। इस प्रकार से पर्यावरण संवर्धन के बारे में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक मैंने जो समझा है, आप समझ बार बार ये वीडियो देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। सभी बातें मैंने आपको किताब में से बताई है, और इनके प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेज दिए, उसको आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। कुछ प्रश्न किताब में इसके पीछे के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर है, तो कुछ जो है वो प्रश्न है आपके गाइड में के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है। तो इन सबको आपने लिख लेना है, और अगर आप लिख लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसे याद भी करना है, लेकिन उसके पहले आपकी कॉपी बनाकर चेक करवाना है। मैंने जैसे आपको जल्द बताया कि आपको स्कूल में बुलाकर भी पढ़ाने की योजना बना रहे, उसके बारे में भी जल्द ग्रुप में डालने वाला हूँ। जो बच्चे पेपर में एब्सेंट थे उनकी परीक्षाएं ली जाने वाली हैं, और उसके लिए भी पेरेंट्स और बच्चे जागरूक रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चौहान सर, BT शाहनी, साइंस 2।